हद से ज्यादा घबराहट में लिऊ टिंग चीख उठा, रुको, रुक जाओ। मैंने तुम्हारे माता पिता को नहीं मारा। वो मैं नहीं था। हो सकता है वो अभी जिंदा हों। लिऊ टिंग की बात सुनकर ये चुआन की उठी हुई मुट्ठी हवा में ही थम गई। उसकी सूनी पड़ी आंखों में अचानक जीवन की एक हल्की चमक उभरी। तो मेरे माता पिता कहाँ हैं? जैसे ही यी चुआन ने बोलने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज बेहद भारी और सूखी हो चुकी है। लिऊ टांग ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। यी चुआन की मुट्ठी फिर से गिरने वाली थी कि लिऊ टांग घबराकर फिर चिल्लाया, सच में नहीं पता। जिस दिन मुझे पता चला कि तुमने मेरे 3 आदमियों को मार दिया, मैं तुम्हारे माता पिता को पकड़ने गया था। लेकिन जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा, तुम्हारे माता पिता के अलावा वहां कुछ काले लबादों वाले लोग भी थे। काले लबादों वाले लोग? कौन लोग? क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? उसे पूरा यकीन था कि उसने अपने घर में ऐसे कपड़ों वाले किसी भी आदमी को कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने कहा, उसका क्रोध फिर से उबरने लगा और उसने लिऊ पर फिर हाथ उठाया। लियूइंग की आंखों में मौत जैसा डर चमका, मानो कोई मेमना भूखे बाघ के सामने खड़ा हो। लियूइंग हकलाया, मैं ठीक से नहीं देख पाया। उन्होंने अपने हुड से चेहरे पूरी तरह ढक रखे थे। मैं ये तक नहीं समझ पाया कि वो आदमी थे या औरतें। लेकिन एक बात पूरी तरह पक्की है, वे लोग बेहद ताकतवर थे। इतने ताकतवर कि उनकी निकलती ठंडी आभा से ही सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इस शहर में उस स्तर का कोई भी विशेषज्ञ नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उन काले लबादों वालों का तुम्हारे माता पिता से कोई टकराव चल रहा था। वो आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन मैं सुन नहीं पाया। ओ हाँ, उनके लबादों पर एक राक्षसी चेहरे का निशान भी था। मैं ये देखने थोड़ा करीब जाना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उसी पल उनमें से एक ने मेरी तरफ देखा। सिर्फ एक नजर, और मैं तुरंत बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो तुम्हारा पूरा घर खाली था। सिर्फ बिखरी हुई चीजें बची थीं। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सब सच है। तुम्हारे माता पिता के साथ जो हुआ उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लियूइंग बेतहाशा समझाने लगा, जैसे मौत उसकी गर्दन पर सांस ले रही हो। यी चुआन ने ठंडे स्वर में पूछा, और तुम साबित कैसे करोगे कि जो तुम बोल रहे हो वो सच है? यी चुआन की नजरें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई कसाई मांस के टुकड़े को परख रहा हो। लियूइंग कांप गया और तुरंत बोला, जब मैं होश में आया तो मैं तुम्हारे घर के अंदर गया था। ये कहते हुए वो घिसट कर एक कपड़ों के ढेर की तरफ गया और उसमें बेतहाशा कुछ ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसने एक चिट्ठी निकाली और उसे यी चुआन के हाथों में थमा दिया। ल्यूतिंग, ये तुम्हारे घर में मिली थी। शायद तुम्हारे माता पिता ने छोड़कर गई हो। अनछुई चिट्ठी देखते ही यी चुआन के भीतर उत्साह और भय एक साथ उमड़ पड़े। गहरी सांस लेकर उसने खुद को शांत किया। उसने लिफाफा खोला और चिट्ठी बाहर निकाली। सामग्री देखते ही उसके भीतर जैसे कुछ टूट गया। ये चुआन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। चिट्ठी में लिखा था, ये चुआन, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम एक साधारण कसाई हो और हम तीनों मिलकर एक सरल शांत जीवन जी सकेंगे। लेकिन उस दिन जब तुमने कहा कि तुम किसी भी चीज को वैसे ही काट सकते हो जैसे सूअर को काटते हो, तभी मुझे समझ आया कि किस्मत हमारे साथ मजाक कर रही थी। तुम्हारे पिता और मां अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अब से तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। तुम हमेशा आज्ञाकारी और समझदार रहे हो और तुम्हारे पिता को भरोसा है कि तुम अपना ख्याल रख सकते हो। हमें मत ढूंढना, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। बस तुम सुखी रहो, बस इतना ही काफी है। दृश्य समय में पीछे चला जाता है। उसी क्षण जब यी क्यूवन जाने की तैयारी कर रहा था, उसने लंबी सांस लेकर चिट्ठी को मेज पर रख दिया। वू जिंगझू ने धीरे से उसे बाहों में भर लिया। उसकी आंखें लाल थीं, वो पहले ही रो चुकी थी। वू जिंगझू, धीरे से, क्यूवन, क्या हम छोटे यी के साथ बहुत कठोर नहीं हो रहे? ये क्यूवन गंभीर आवाज में, एक चिड़िया तभी उड़ना सीखती है जब वो घोंसला छोड़ती है, और हमारा बच्चा चिड़िया नहीं है, वो एक युवा ड्रैगन है।
मैंने ऐसा कभी एक पेशा नहीं देखा जिसमें सिर्फ मारने से ही इंसान ताकतवर होता जाए। वो मुड़कर वुजिंग झू को अपने सीने से लगा लेता है। चू बहुत बड़ा हो गया है। अगर वो दुनिया की चोटी तक पहुंचना चाहता है तो उसके पिता के रूप में मैं उसे मार्ग दिखाऊंगा, और अगर वो मारकाट से ठग कर साधारण जिंदगी चुनता है तो उसके पिता के रूप में मैं उस पर आने वाले हर तूफान को झेल लूंगा। ईक्यूवन ने लिखी हुई चिट्ठी मेज पर रख दी और अगले ही पल वही चिट्ठी वर्तमान में यी चुआन के हाथों में थी। यी चुआन ने चिट्ठी कसकर पकड़ी। लिखावट बिल्कुल उसके पिता की थी। चिट्ठी में उल्लेखित वो लोग शायद वही काले कपड़ों वाले लोग थे जिन्हें ल्यूतिंग ने देखा था। यी चुआन मन ही मन, वे कौन थे और मेरे माता पिता क्यों चले गए? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं जानवरों की तरह किसी भी चीज को मार सकता हूं? उसके विचार उलझे धागों की तरह बिखर गए। उसने अपने कपड़ों की धूल झाड़कर चुपचाप वहां से चला गया। ल्यूतिंग के साथ उसका वैर अब एक ऐसी हद तक पहुंच गया था कि लौटना संभव न था। लेकिन शहर के बीच दिन दहाड़े किसी को मारना मुसीबतें ही बुलाता। ये चुआन के जाने के बाद ल्यूतिंग ने तेज सांसें भरते हुए अपनी जान बचने का एहसास किया। उसने पहले कभी मौत को इतना करीब महसूस नहीं किया था। ल्यूतिंग सिहरते हुए, एक मामूली कसाई, इतनी डरावनी शक्ति, क्या ये भी संभव है? वो लड़खड़ाते हुए उठा। ज़िचुएंगलोंग तुरंत उसे संभालने दौड़ा। रिंगलोंग, डैड, आप ठीक तो हैं? मैं आपका बदला जरूर लूंगा। ये सुनते ही ल्यूतिंग गुस्से से फट पड़ा। ल्यूतिंग, अभी तुम उसका सामना भी नहीं कर सकते, बदला कैसे लोगे? जिंगलोंग शर्म से सिर झुका लेता है। अभी कुछ देर पहले जब यी चुआन उसके पिता को पीट रहा था तो उसे आगे आने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। उस क्षण यी चुआन किसी पागल दरिंदे जैसा था। ल्यूतिंग, छोड़ो, चिंता मत करो, मैं खुद उससे निपट लूंगा। जाकर मेरा फोन लाओ। ल्यूतिंग की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। जैसे ही लू जिंगलोंग फोन लेकर आया, ल्यूतिंग ने तुरंत कॉल मिलाई। लाइन जुड़ते ही अब भी दर्द से तड़प रहे ल्यूतांग ने दबे स्वर में बोला, कजिन, मैं हूं ल्यूतांग। ओह ल्यूतांग, क्या हुआ? लेगांग नरम सोफे पर आराम से लेटा था। उसके दोनों और दो सुंदर युवतियां उसके जख्मों की देखभाल कर रही थीं। ल्यूतांग रोते हुए बोला, कजिन, मैं तो लगभग मर ही गया था। आपको मेरे लिए इंसाफ करना ही होगा। ये सुनकर लेगांग की भौहें सिकुड़ गईं। किंग सिटी में किसी की हिम्मत हुई कि तुम्हें मारने की कोशिश करे? कौन है वो? उसकी कोई खास पृष्ठभूमि नहीं है, साधारण परिवार का है, लेकिन वो खुद बड़ा अजीब है। एक साधारण कसाई, फिर भी उसकी ताकत काफी डरावनी है। उसका नाम है यी चुआन। नाम सुनते ही लेगांग की आंखों में खून खराबे की चमक उभर आई। उसका हाथ अनायासी उसके छाती के जख्म पर चला गया। फिर वो ठंडी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, तो तुम हो बच्चे, आखिरकार मिल ही गया सुराग। उधर यी चुआन घर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। घर पूरी तरह खाली था। उसके मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे, पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। एकमात्र सुराग वही था जो लूतिंग ने बताया था। काले चौगे पहने उन रहस्यमयी लोगों पर एक राक्षसी चेहरे का निशान बना हुआ था। लेकिन इस सबके बीच उसे दो अच्छी खबरें भी मिली थीं। पहली, उसके माता पिता भी जिंदा थे। दूसरी, उसकी दो कमजोरियां अब खत्म हो चुकी थीं। अब उसे सिर्फ एक ही चीज करनी थी, अपने आप को इतना मजबूत बनाना कि वो उन काले वस्त्रधारियों को हरा सके, और ऐसा होते ही वो अपने माता पिता को फिर से ढूंढ पाएगा। सोच विचार के बाद ही चुआन की आंखों में स्थिरता लौट आई। वो समझ गया कि अपने माता पिता की तलाश में उसे सिर्फ 9 हेवंस अलायंस पर ही निर्भर रहना होगा। तब से पहले वो मास्टर आयरन हार्ट की फोर्ज पर पहुंचा। उसे देखते ही बूढ़े मास्टर ने पहचान लिया। अरे तुम! आयरन हार्ट की आवाज में हल्की हंसी थी। आत्मिक हथियार बनाने में उम्र बिता देने वाले इस लोहार ने पहली बार किसी को आत्मिक हथियार लेकर सूअर काटते देखा था, इसीलिए यी चुआन की छाप उसके मन में गहरी थी। क्या हुआ? मैंने जो चाकू बनाया था उसमें कोई दिक्कत आई? नहीं, बल्कि मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूं। आयरन हार्ट हंसते हुए बोले, कहीं फिर से सूअर काटने वाला चाकू तो नहीं बनवाना? लेकिन तभी उनकी नजर यी चुआन के पीठ पर टंगे बैग पर पड़ी। उसमें क्या है? ये चुआन ने बिना कुछ कहे बैग खोल दिया। उसके अंदर सुनहरे मकड़ी के सारे पांव रखे थे। मास्टर आयरन हार्ट की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये तो गोल्डन स्पाइडर के पैर हैं, है ना? मन ही मन उन्होंने सोचा, ये लड़का बिल्कुल साधारण नहीं है। ये चुआन ने सिर हिलाया। हाँ। पुष्टि मिलते ही मास्टर आयरन हार्ट का उत्साह उमड़ पड़ा। तुम्हें ये कहाँ से मिले?
ये तो बहुत कीमती सामग्री है। इससे मैं तुम्हारे चाकू को और भी शक्तिशाली बना सकता हूँ।